घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। पाक सेना की सीमा पर गोलाबारी के बीच मोदी ने नवाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, कहा हिंसा रहित संबंध के साथ नए दौर का होगा आगाज। सीमा पर फायरिंग मामले पर सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में सीमा पे लगातार गोलाबारी जारी है। अभी भी हालांकि कम हुआ है, लेकिन गोलाबारी चल रहा है, हिंसा का दौर जारी है। इस बीच में नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने हिंसा रहित नए संबंधों के आगाज की बात की है। लेकिन यहाँ पे हिंसा रहित होगा या यह हिंसा सहित होगा, एक बड़ा सवाल है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने आज सेना प्रमुख से मुलाकात की, जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल थे, रक्षा मंत्री भी थे, और सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं उसकी उन्होंने जानकारी ली। भारत पाकिस्तान के संबंध किस तरफ जाएंगे, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री होने वाले, जब वो शपथ ग्रहण होने वाला था तो उन्होंने सार्क देशों के तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको उन्होंने आमंत्रित किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए थे और माना जा रहा था कि एक अच्छे संबंध की, एक अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली। लेकिन जैसे जैसे आगे दिन आ रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ या सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के दत्ता हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आलोक बंसल हैं, भारत पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ हैं, पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पाकिस्तान में आज टेलीविजन चैनल से भारत में जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शकील वाहिद उल्ला खान साहब हैं, अध्यक्ष हैं, लेखक हैं, पाकिस्तान से, पेशावर से आए हुए हैं, अध्यक्ष हैं IPBPF का। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, शपथ ग्रहण समारोह, नवाज शरीफ साहब आए गए, सॉल साड़ी तमाम तरह की डिप्लोमेसी हुई, लेकिन जो शुरुआत रक्षा मंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले, शनिवार को रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, उससे पहले जो कुछ हो रहा है बॉर्डर पे, उससे क्या लगता है कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर फौज का एक अलग वजूद है और पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती किसी भी तरह से कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं ये बेहतर हों जी। और इस वक्त जबकि नवाज शरीफ साहब ने चिट्ठी लिखी, अगर आप देखें परसों नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आया, पब्लिक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में संबंध मधुर होने चाहिए और दोनों देशों के अंदर लाखों लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं, हमें उनके भले की तरफ सोचना चाहिए बजाय जंग के। लेकिन सेना जो कि पाकिस्तान की फौज है, जो कि अपने आप में एक एंटिटी रखती है, ISI, जो आजकल नवाज शरीफ की सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये संबंध मधुर हो और इसी का ये रिजल्ट है कि वो स्टेटमेंट आप ये कहते हैं ये पाकिस्तान एक राष्ट्र की तरफ से नहीं है, पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशन है ISI और सेना, उसके तरफ से सरकार के खिलाफ, जो वहां की सरकार है उसी के खिलाफ एक कदम इसको माना जाए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर काफी समय से वहां की जो सेना है सरकार के खिलाफ काफी कदम उठा रही है। अगर आप देखें जिस तरीके से हामिद मीर के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद कि इस पे इंक्वायरी होगी, जियो टीवी को बंद कर दिया गया, जिस तरीके से उन पे दबाव डाला गया, या जिस तरीके से भी मुशर्रफ साहब को बाहर जाने की परमिशन दे दी गई है बजाय इसके कि उनके ऊपर जितने केस चल रहे हैं, तो ये सब ये दिखलाता है कि चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, अल्टीमेट जो डिसीजन है जो महत्वपूर्ण मामलों में है वो फौज ही लेती है। तो और फौज को अगर अपना वजूद बचाना है, अगर फौज को अपनी प्राइमेसी मेंटेन करनी है, तो ये बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान का हुआ दिखाया जाए और हिंदुस्तान के साथ जो संबंध है वो किसी भी तरीके से इंप्रूव ना हो सके। अवधेश जी, भारत पाकिस्तान के संबंध के नए दौर की शुरुआत, नए दौर के आगाज की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और सीमा पे जो कुछ हो रहा है उससे उस नए दौर का आगाज होते हुए आप कहीं देख रहे हैं इसको? मुझे इसमें नए दौर के आगाज में इस प्रकार की गोलीबारी से बाधा नहीं पहुंचती दिख रही है, इसलिए जी। कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो पाकिस्तान भी जानता है, भारत भी जानता है, यहाँ के विवेकशील लोग भी जानता है। आलोक बंसल जी ने जिस प्रकार से उसकी व्याख्या की, जैसे संपूर्ण सेना, मैं नहीं मानता हूं कि संपूर्ण सेना बिल्कुल भारत के साथ संबंधों के पाकिस्तान में खिलाफ है। वहां भी पाकिस्तान का एक बड़ा कट्टरपंथी वर्ग है जो ISI से लेकर सेना पर है, जो नहीं चाहता है
और पहले से भी चूंकि एक आतंकवाद पैदा करने का, ट्रेनिंग देने का हमारे लिए था, उनके लिए कश्मीर की आजादी के लिए था, वो एक ढांचा वहां है, उसके माध्यम से करते हैं। देखिए 200 उल्लंघन तो पिछले साल हुआ था केवल नियंत्रण रेखा पर। 200 उल्लंघन और एक नई सरकार के साथ नई शुरुआत। नहीं, आपके लिए नई शुरुआत है ना, पाकिस्तान के लिए नई शुरुआत नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ तो कह रहे हैं नवाज शरीफ कह रहे हैं, नवाज शरीफ को मालूम है कि भारत के साथ बेहतर संबंध रखना, इसके साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध रखना हमारे हित में है। और देखिए एक और चीज पर शायद दुनिया का ध्यान, नरेंद्र मोदी की जो विकास नीति है उसको अगर गहराई से देखेंगे तो उन्होंने जो व्याख्या की है वो ये है कि पूरी दक्षिण एशिया प्राकृतिक रूप से ऐसा भाग है कि इन सबको मिलकर विकास की नीति बनानी और करनी होगी। नरेंद्र मोदी की एक नीति है वो विकास के संदर्भ में। जी, नरेंद्र मोदी की नीति और पाकिस्तान की नीति, मैं आपके पास, अवधेश जी मैं आपके पास आता हूं क्योंकि ये बहुत अहम, आपने कहा नरेंद्र मोदी की नीति, और लेकिन जो पाकिस्तान की नीति है उसमें पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान आए हुए हैं, उनसे शकील साहब से हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो कुछ वहां की सरकार, नवाज शरीफ कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और जो सीमा पे हो रही है, इससे संबंध आगे जाने के बजाय शायद उस पर सवाल आज भारत में खड़े हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो आपके टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमें दावत दी। इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि तमाम कुव्वतों के साथ साथ मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर भी और उस पर भी बन रही है कि जो हालात यहाँ पे पैदा किए गए हैं तो उसमें थोड़ी सी ठंडक पैदा करने की हमें बहुत अशद ज़रूरत है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें कोई हिंदुस्तानी शहीद होता है या यहाँ पे वो मरता है तो उसमें भी पाकिस्तान के अवाम, वहाँ की जनता इस दुख दर्द में बराबर की शरीक होती है। अगर वहाँ पे भी होता है तो मैंने देखा है, जैसे भी कराची एयरपोर्ट पे जो वाक़या हुआ है तो बहुत से हिंदुस्तानी जो मेरे जानने वाले हैं वो बहुत खफा थे इस चीज़ पे। कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि जो हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और वो यहाँ पे पीस प्रोसेस के ऑलरेडी मतलब इस पीस प्रोसेस के आगे वो उनके कुछ बैरियर बनाए हुए हैं। इस चीज़ को हमें अब संजीदगी से देखना होगा। वहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ है उसका इल्ज़ाम, मैं यहाँ पे था, मुंबई में था, कि अचानक हिंदुस्तान पे लगाया गया, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद वहाँ के जो तालिबान हैं उन्होंने उसको कहा कि भाई ये हम लोगों ने किया। तो ये चीज़ अब हमें भी भरमला कहना चाहिए कि जो कुव्वतें हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में लड़ाना चाहती हैं तो दोनों, वो कौन सी कुव्वतें हैं, उस पे काबू कौन पाएगा? अगर पाकिस्तान से वो कुव्वतें पाकिस्तान में मजबूत है और इन चीजों को रोक सकती है, टोक सकती है, बाधा पहुंचा सकती है, कहीं ना कहीं बैरियर है जिसको आप कह रहे हैं, उस पर नियंत्रण कौन करेगा? देखें, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है कि डेमोक्रेसी में जो सरकार वजूद में आती है तो उसके पीछे उसकी जनता की काफ़ी सपोर्ट और उसकी आवाज़ होती है। मोदी साहब के मतलब जैसे हम पाकिस्तान में सुनते थे काफ़ी नेगेटिव प्रोपेगेंडा थे, लेकिन जब वो सरकार में आए, जब वो ताकत में आए, जब वो पीएम बने तो मेरे ख्याल में उनकी सोच यकायक तब्दील हो गई है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो दावत दी तो उस पर भी उसको वेलकम किया गया, इस पर भी उसको वेलकम किया गया। बल्कि हमें तो खौफ ये था कि अगर हमारे पीएम यहाँ पे नहीं आएंगे तो इससे एक नई मुसीबत जो है ना जन्म लेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अगर मोदी साहब का रिक्वेस्ट या मोदी साहब की दावत अगर कबूल की तो इससे काफ़ी जो टेंशन थी उसमें कमी आ गई है। बुनियादी बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों की मुलाकात के बाद अगर इस किस्म के हालात पैदा होते हैं जी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हालात के पीछे उन लोगों का हाथ जरूर है जो कभी भी ये नहीं चाहती कि भाई दिल्ली और इस्लामाबाद आपस में एक साथ बैठें, एक टेबल पर बैठें और अपने अपने मसाइल में रहते हुए एक अहम सवाल है, इस पर भी हम आएंगे कि दिल्ली और इस्लामाबाद एक साथ ना बैठे, ये कोशिश होती रहती है। डॉक्टर दत्ता, भारत में जिस तरह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बारे में और उनकी जो राय थी भारत पाकिस्तान बातचीत को लेके, और अब जो सवाल उठ रहे हैं, आज अगर आपको मैं दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो पूरी स्थिति है, आपने आलोक जी को सुना, आपने अवधेश जी को सुना, आपने शकील साहब को सुना, पूरी जो स्थिति है अगर इसका विश्लेषण आपको करने के लिए कहा जाए कि वो आखिर यहाँ से ये संबंध बढ़ेगा, लेकिन जो हालात हैं उसमें किस तरह के विकल्प सरकार के पास रहते हैं, भारत सरकार के पास? दिलीप जी, सबसे पहले तो हमारे देश के जो सेना शहीद हुए हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। श्रद्धांजलि देते हुए 2-3 महत्वपूर्ण बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले यह है कि किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए उसके अंदरूनी हालत क्या है और कौन हावी है कौन हावी नहीं है वो पड़ोसी मुल्क को
सोचने की आवश्यकता नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक सरकार है। डेमोक्रेटिक सरकार अगर वहाँ के सेना पे अंकुश अगर नहीं लगा पा रहे, वहाँ के ISI के ऊपर अगर अंकुश नहीं लगा पा रहे, तो वहाँ की सरकार की विफलता है। इस पे भारत कुछ नहीं कर सकता है। भारत के लिए सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ये उनकी अंदरूनी चीज़ है, कैसे अंकुश लगाते हैं ये उनके ऊपर है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति है, ये पाकिस्तान के बेहतरी के लिए है कि हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छा रखे। कल को अगर हिंदुस्तान के साथ अगर पाकिस्तान की संबंध अगर ख़राब हो जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से, भारत के लिए उतना नुकसान नहीं है जितना पाकिस्तान के लिए। ये चीज़ पाकिस्तान को सोचने की आवश्यकता है और सोचना चाहिए। तो इस तीसरी बात यहाँ पे ये है कि ISI और पाकिस्तान के आर्मी में जो एक तालिबानाइज्ड सेक्शन है, वो कतई नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बेहतरीन संबंध हो। ऐसे लोगों पे कैसे अंकुश लगाए और किस तरह से कौन लगाए, सवाल ये कौन लगाए? वहाँ की सरकार लगाए। और वहाँ की सरकार अगर नहीं लगाते हैं तो वहाँ की हुकूमत जो है, वहाँ की हुकूमत की कमजोरी है कहीं ना कहीं पे। और शांति और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकता है। बिल्कुल यही बात, यही सवाल पुष्पेंद्र की बातचीत बंदूक के, आपने सुषमा स्वराज को सुना और ये बात लगातार नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं कि बातचीत कि अगर आप बंदूक और बम चलाएंगे तो उसकी आवाज में बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन गोलीबारी के बीच में इस सिलसिले को आगे बढ़ने की गुंजाइश किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जो शकील भाई आए हुए हैं पाकिस्तान से, मैं उनका खैर मकदम करता हूं, लेकिन कुछ बातें शकील भाई के सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ये वो बेसिक कंसर्न है जिसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। बार बार जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों की बात होती है या दो नेता आपस में मिलते हैं, दो वजीर आजम मिलने की बात होती है, उससे पहले बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बात को लगातार कहा जाता है कि लेट्स मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुल्क में पिछले 10 साल में जो हमारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत थी, जिसके बारे में यहां यह इल्जाम था कि यह पाकिस्तान की तरफ ज्यादा टिल्ट है, यह हिंदुस्तान के अवाम की बहुत ज्यादा परवाह न करके अपनी एक पॉलिसी को चलाना चाहती है, और यह प्रो पाकिस्तान होने का उनके ऊपर इल्जाम लगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, सॉफ्ट स्टेट, ये जाता था। मैं वही कहता हूं कि न सिर्फ हमारे वजीर आजम पे ये इल्जाम लगा, पर पूरे मुल्क के ऊपर ये कहा गया कि ये बहुत सॉफ्ट स्टेट है और किसी के सामने भी बैंड हो जाता है। शकील साहब यहां मौजूद हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शकील भाई, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे हमला होता है, उसके सारे तार देखे जाते हैं तो वो जुड़ते हैं आपके पाकिस्तान से। 2006 के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट होता है, 130 लोग मारे जाते हैं, उसके तार आपके यहां से मिलते हैं। 2008 के अंदर मुंबई का हमला होता है, उसके तार आपकी सेना और आपकी फौज और आपके यहां जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें हैं उससे मिलते हैं। पूरी दुनिया के सामने हमने एक्सपोज किया पाकिस्तान को कि किस तरीके से आर्मी और वहां की दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर यह हमला किया, और एक आदमी जिसको पकड़ा उसको हमने 5-6 साल तक एक लंबा उसके ऊपर जुडिशियल प्रोसेस चलाया। उसके बावजूद भी हमारे मुल्क का एक वजीर आजम तमाम अपनी इंटरनल आइडियोलॉजीज को ध्यान में रखने के बावजूद भी उसने खुटी पे टांगा, एक बस भर के वो आपके यहां लेके गया, आपके वजीर आजम से दोस्ती की बात की, तमाम सारी चीजें ऐसी की जो उसके बारे में एक इमेज बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी का वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन जिस वक्त वो आपके वजीर आजम से मुलाकात कर रहा था, वहां जब हाथ मिला रहा था, उस वक्त आपका आर्मी का जो चीफ मुशर्रफ था वो किस तरीके से एक पूरी वॉर के लिए तैयारी कर रहा था, और कारगिल हुआ। मैं पाकिस्तान के उन साथियों से पूछना चाहता हूं, आखिर आप 125 करोड़ लोगों के तहम्मुल का कब तक आप इम्तिहान लेंगे? कब तक आप हमसे ये चाहते हैं कि आप 200 लोगों को मार दें, 150 लोगों को मार दें, सीज फायर कर दें, फौज के सर कलम कर दें? अगर भारत ने आपकी सरजमीन पर इसमें से कोई भी वारदात की होती तो क्या आप हमसे ये उम्मीद करते कि हम आपसे कहते भूल जाइए? आप हमसे सब कुछ भूलने की बात करते हैं, लेकिन 1948 से कश्मीर के रेजोल्यूशन पे आप वो रट लगाए हुए हैं, उसको आप नहीं भूलना चाहते। मैं सिर्फ साफ साफ ये बात कहना चाहता हूं कि अब गुडी गुडीज की बातें चली गई हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी इख्तिदार के अंदर है जिसके पास अपना जिसको कहते हैं कि अपना बहुमत है, अपनी मेजोरिटी है, और ये पार्टी पाकिस्तान से लगातार अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहती रही है कि हिंदुस्तान के 2 सरजमान कलम हो जाते हैं, हिंदुस्तान का सीज़फायर हो जाता है। अब क्या विकल्प है पुष्पेंद्र? मैं वही कह रहा हूं, मेरा कहना यह कि ये तो मेरी बात थी
शकील साहब के सामने जो मैं रखना चाहता था, जो हिंदुस्तान का अवाम हर ऐसे हमले के बाद पूछता है भाई, कि हम कब तक इस बात के लिए कहें कि पाकिस्तान में फौज लगे, बातचीत और बम साथ नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो बहैसियत मुल्क हमसे बात करेगा या बहैसियत इंस्टीट्यूशन बात करेगा। कभी आर्मी बात करेगी, कभी फौज सामने आ जाएगी, कभी उनकी ISI सामने आ जाएगी, फिर स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर का एक नया शगुफा आपने छोड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के सामने आज नरेंद्र मोदी जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे कि 2 सिर जवानों के काट के ले जाते हैं, भारत का प्रधानमंत्री और भारत का वजीर दाखिला जो है वो किस तरीके से आप उनको बिरयानी खिलाते हैं। भारत में जो इस समय पार्टी इख्तियार में है, भारतीय जनता पार्टी, उसके सदर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत हो उसको स्केल डाउन करना चाहिए। वो पार्टी को अभी हुकूमत में आए 17 दिन हुए हैं। आपके मुल्क में आपकी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं आपका कराची एयरपोर्ट को जला देती हैं, पहलवान कच्ची कॉलोनी के अंदर आप लगातार उनसे इनकाउंटर करते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि भारत की सरहदों पे आप लगातार सीज फायरिंग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के अंदर पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें तारकुंडी नाम की जगह पे जो 2 ID ब्लास्ट हुए उसमें एक जवान शहीद हुआ है। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं शकील भाई कि ये पूरा अवाम जो इस मुल्क का है, जिसने इतने इख्तियार में, इतना बड़ा इख्तियार में पहुंचाया इन लोगों को, इतनी बड़ी मेजोरिटी दी है, अगर ये सवाल पूछेगा तो भारतीय हुकूमत दबाव में आएगी। क्या पाकिस्तान को ये रियलिटी नहीं समझ में आ रही कि भारत के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जिसके साथ गैर जरूरी तौर पर छेड़छाड़ करेंगे तो उसका जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी। देखें, मैं फिर ये कहूंगा कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान रहेगा ये चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, ये साथ साथ चलेगी, ये साथ साथ। मैंने आपको पहले कहा ना कि पीस प्रोसेस जब अपने उरूज पे पहुंचता है तो यक इस किस्म की एक्टिविटीज होती रहती हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये कौन लोग करते हैं। शकील भाई सवाल ये, शकील भाई आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन भारत में कौन सी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की दहशतगर्दी कर रही हैं? आप सिवाय हवा में नाम लेने के कि भारत और पाकिस्तान में ऐसी तंजीमें हैं, माफ कीजिएगा कि भारत के अंदर कौन सी ऐसी तंजीम है जिसके बारे में आपने बताया हो? आपकी तंजीमों के नाम के बारे में यह है कि UN से लेकर अमेरिका तमाम लोगों ने एक्सपोज किया कि आपके यहां हाफिज सईद के ऊपर 50 करोड़ की जो बॉन्टी रखी है वो अमेरिका ने रखी है, वो हमने नहीं रखी है। वो इंटरनेशनल टेररिस्ट है। दाऊद इब्राहिम को आपने पाला है, सैयद सलाहुद्दीन को आपने पाला है। आप हमारे मीडिया से, आप हमारे अवाम से ये चाहते हैं कि हम तहम्मुल से काम लें, हम पेशेंस से काम लें, नज़्म जब्त से काम लें। आप हमारी नब्ज को कब तक आप उसका इम्तिहान लेंगे भाई? देखें, बुनियादी बात है, मैं फिर ये कहूंगा कि मीडिया पे दोनों तरफ इस पर और उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम अपने गवर्नमेंट को मीडिया के जरिए इस तरीके से प्रेशराइज करेंगे तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं होगी। मोदी साहब का इक्तदार में आना, उससे पहले जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में था या यहाँ पे लोगों के जहन में था, मेरे ख्याल में मोदी साहब ने जो अमल में दिखाया है उसको सबने अप्रिशिएट किया। अगर पाकिस्तान में कि ये बातचीत आप जो कह रहे हैं बुनियादी तौर से कि एक तो मीडिया को पॉजिटिव रोल, इस शांति की प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी इस तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन इसमें मीडिया को, सरकार को, जो जनमानस है उसको, जो जनता है उस पर दबाव न डाले सरकार पे। आप ये कह रहे हैं मीडिया असल में जनता की आवाज है, जनता की नजर है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे अगर हमें इस किस्म की भड़काव की बातें हम करेंगे तो हमारी जनता का फिर इसमें कसूर नहीं होगा। भड़काने की बात नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि इस टाइम पे जो लॉस हुआ है बॉर्डर पे जो लॉस हुआ है, मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई जवान शहीद होता है, यहाँ पे अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसकी दुख दर्द भी हम शरीक है। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसमें भी हिंदुस्तान की जनता वो शरीक है। मेरे साथ मुंबई में जो अभी वाकया हुआ है, मैं 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे वहां पे मुंबई में आपको होटलों ने कमरा नहीं दिया होगा, ये जाती मामला है, लेकिन 200 लोगों को हत्या कर देना, 150 लोगों को, दोनों चीजों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप सुने तो मेरे ख्याल में शकील भाई 1 मिनट सुन लेते हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा तहम्मुल से सुने तो शायद जो लोग हमें इस टाइम पे सुन रहे हैं उनको थोड़ी समझ आ जाएगी। मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि मुंबई में जो हमारे साथ हुआ है, वहां की मीडिया ने जब मुझसे पूछा है तो हमने बिल्कुल उस पर खामोशी इख्तियार की। वजह है कि हर चीज को अगर हम मीडिया के जरिए हाईलाइट करेंगे तो बात बनेगी नहीं। वहां पे सुबह तकरीबन 3 घंटे हमें कोई होटल में कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। वो सब ये कह रहे थे कि भाई जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी होगा, भाई वो यहाँ पे जो है कोई कमरा नहीं देगा। मजबूरन वहां पे इस पोजीशन पे मैं आया हूं कि मुझे एक टाइम पे ये डिसीजन लेना पड़ा कि भाई ये हुक्म किसने दिया, तो होटल वालों ने हमें कहा कि CID वालों ने यहाँ पे मना किया हुआ है। फिर मुझे ये ख्याल आया कि क्यों न महाराष्ट्र के जो वहां पे CID कमिश्नर है उससे बात कर लें कि भाई अगर आपने हमें वीजा दिया हुआ है
और हम बाइज्जत तरीके से आपके तमाम ये कवानीन को बिल्कुल फॉलो करते आपने हुए आए हैं। जी, तो शकील साहब, आपको चाहिए कि फिर आप हमें सीआईडी के ऑफिस में आप हमें शकील साहब, रूम दे दें। ये जो स्थिति है, लेकिन इसके मुकाबले में मैं ये नहीं कहता कि जो मुंबई में हमारे साथ हुआ है और आपके बॉर्डर पे ये हुआ है तो ये बराबर, ये किसी सूरत बराबर नहीं है। यहां पे इंसानियत का कत्ल हो रहा है, यहां पे इंसानियत को शहीद किया जा रहा है, लेकिन वहां पे जो ना पाकिस्तानियों को अगर इस तरीके से तंग किया जाता है तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पे हो रहा है। अगर वहां पे हुआ है वो भी बुरा है, अगर यहाँ पे हुआ है ये भी बुरा है। ये बुरा तो है, सवाल है कि आगे का संबंध जो है, मैं कह रहा हूं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि मुझे फिर भी बीजेपी की हुकूमत से बहुत उम्मीदें हैं। आपको तो उम्मीद है। एक मिनट सर, मैं फिर ये कहूंगा कि मुझे मोदी साहब की सरकार से फिर भी काफी उम्मीदें हैं कि उन्होंने जिस खुलूस दिल से हमारे पीएम को यहाँ पे आने की दावत दी, हमारे पीएम साहब यहाँ पे आए, ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। सिलसिला तो जारी रखने के लिए ही था, लेकिन अगर शहीद होंगे जवान, सीमा पे अगर गोलीबारी होगी तो सवाल उठेंगे। और जो बात जो मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था शकील भाई, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए हमारे सेना के लोग अगर सीज फायर वायलेशन करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाते हैं और उस पर आपके मुल्क के लोग अगर शहीद होते हैं, पाकिस्तान का क्या पोजीशन ऐसे सिचुएशन में होगा? पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश में अगर इंटरनल लेवल पे अगर विस्फोट करवाया जाता है और उस पे आपके मुल्क के एजेंसीज अगर शामिल होते हैं, मुंबई जैसे हादसा, पार्लियामेंट जैसे हादसा, पुख्ता सबूत पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मिलता है और लोग मानते हैं, ऐसे अगर भारत अगर करे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सरकार के लिए क्या पोजीशन होगा वहां पे? मैं तो समझता हूं कि जिस तरह के हालात आपके मुल्क में हैं, शायद पाकिस्तान के सरकार मतलब कि पोजीशन में ही नहीं होंगे बातचीत बढ़ाने के लिए। डिप्लोमेटिक जो संबंध है शायद उस संबंध को भी आप लोग खत्म कर देंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि भारत कब तक शांति की पहल करते रहे और आपकी तरफ से कब तक गोली से जवाब मिलते जाए उस चीज का। दूसरी बात यहाँ पे ये बम और बातचीत कब तक साथ साथ चलना चाहते हैं? एक साथ नहीं चल सकता है। भारत की हुकूमत की तरफ से और भारत के आवाम की तरफ से बहुत क्लियर है, शांति अगर चाहते हो तो शांति तो बातचीत करो और बातचीत करो। बॉम्ब अगर चाहते हो तो हम लोग भी बॉम्ब देने के लिए काम मतलब कि काफी वो है, स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि भारत कमजोर है या फिर भारत के अंदर वो क्षमता नहीं है। ये भारत की शालीनता है कि इतने सालों के दहशतगर्दी के बाद भी भारत अभी भी शांति वार्ता को लेके आगे जाने की कोशिश कर रहे। ये जो शांति वार्ता की जो पहल है इसको कमजोरी ना समझे, इसको कमजोरी ना समझे, एक पक्ष है। लेकिन हमारे साथ अवधेश जी और आलोक बंसल साहब है। आलोक बंसल साहब, जो बात शकील साहब ने कही, जो सवाल उठा रहे हैं, हमारे दत्ता साहब उठा रहे हैं, पुष्पेंद्र जी ने जो सवाल उठाया, आलोक बंसल जी, दो अहम सवाल है। आप जानते हैं सरकार नहीं बनी है, इस सरकार जब ये विपक्ष में थी जिसके ऊपर लगातार विपक्ष दल के नाते इनका जो बयान आता था, आज उस बयान को लेके तमाम तरह के बयान सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में खास करके स्थिति में शकील साहब कहते हैं कि जब भी शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन फिर भी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। यह संभव है? मेरे विचार से संभव है, क्योंकि पहली चीज यह है कि अगर आप आतंकवादियों के गेम को ही खेल रहे हैं, अगर आप उन्हीं की चीज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ सेना, यहाँ बॉर्डर पे, सीमा पे सेना है। देखिए, बॉर्डर में जो सेना है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अगर आपके ऊपर फायरिंग हो रही है तो ये सोचना कि सेना जवाब नहीं दे रही तो ये गलत है। सेना पूरी तरह से जवाब दे रही है और देना चाहिए। नहीं तो वही, लेकिन ऐसे माहौल में क्या बातचीत हो सकती है? लेकिन इस देखिए, बातचीत तो हर वक्त चलती है, और ये कहना कि बम और बातचीत नहीं चल सकती, तो दुनिया में हर जगह बम और बातचीत साथ ही साथ चलती है। अगर आप देखें तो तालिबान और अमेरिका की बातचीत चल रही है जबकि लड़ाई चल रही है, IRA और यूके की बातचीत हो रही है जबकि लड़ाई चल रही है। अधिकतर जगह जहां पे दुनिया में लड़ाई होती है वहां पे बातचीत चलती रहती है। तो यह कहना कि बम और बातचीत नहीं चल सकती तो बिल्कुल गलत है। बातचीत तो चलनी चाहिए। सवाल यह है कि जो आदमी गोली चला रहा है, क्या आप उसको अपने आयाम में, उसके जो उद्देश्य है उसमें कायम होने देना चाह रहे हैं? अगर जो आदमी वार्ता को डिरेल करना चाहता है, जो आदमी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को बर्बाद करना चाहता है, अगर आप उसको भड़का रहे हैं, मैं इस मामले में शकील भाई साहब पूरी तरह से सहमत हूं कि मीडिया को चाहिए कि इस तरीके की चीजें जो है उसको थोड़ा प्ले डाउन करे। इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पर्दा डाले, पर उसको भड़काने के बजाय उसको थोड़ा कम किया जाए, जिससे कि दोनों देशों के जो आवाम है उसका पक्ष भी दिखाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सिपाही का जिसका सर कलम कर दिया या जिसको मार दिया गया कि उसकी जिंदगी की वो नहीं है, लेकिन जो रेस्पॉन्स दिया गया है, मतलब आवाम को यह भी
आपको संतोष दिलाने की जरूरत है कि भारत की सेना हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी है या चूड़ी पहन के नहीं बैठी हुई है, वो भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और जो उनके खिलाफ हो रहा है वो उसका जवाब दे रहे हैं, वो टिट फॉर टैट कर रहे हैं। लेकिन इससे दोनों राष्ट्रों की सरकारें एक दूसरे से बात ना करें, ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत चीज है। जी अवधेश जी, देखिए दो महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपसे सबसे पहले सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो पोजीशन था, एक विपक्ष दल के नाते जो पोजीशन था वो था कि बातचीत और जंग, एक तरह के जो अघोषित युद्ध है, प्रॉक्सी वॉर है, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। इस वक्त नरेंद्र मोदी के सामने क्या यह विकल्प है कि बातचीत को भी आप जारी रखें और इस तरह के सीमा पार से गोलीबारी भी जारी रखें? यही सवाल है कि ऐसे में जो आपसी संबंध जिसकी बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, नए दौर की शुरुआत करना चाहते हैं वो, जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं हो, जिसमें कन्फ्रंटेशन का कोई जगह नहीं हो, इसकी संभावना आपको नजर आती है? देखिए, इसको इस रूप में आपका जो प्रश्न है उसमें आपने उत्तर भी दिया, लेकिन मैं उस रूप में भारत पाकिस्तान संबंध को देखता ही सीज फायर, देखिए 2003 में मुशर्रफ ने सीज फायर किया, जब तक वो रहे सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है। उनके जाने के बाद उल्लंघन शुरू हुआ है, बड़ी तेजी से हुआ है, उसके कारण को समझने की भी जरूरत है। देखिए, मेरा कंसर्न अभी दूसरी ओर है, पाकिस्तान धीरे धीरे आतंकवादियों के हाथ में न चला जाए, हमारी चिंता वहां जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान से जुलाई भले ही हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती रहे, भले ही सीमा पे गोलीबारी चलते रहे, भले ही यहाँ पे सेना के जवान शहीद होते रहे, आपकी चिंता वहां नहीं होगी। जब नवाज शरीफ आ रहे थे उसके पहले भी 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं, उसमें वहां के लोग मारे गए हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा। इस समय जुलाई से अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान से वापस जा रही हैं, इस साल के अंत तक चली जाएंगी। तालिबान की पूरी कोशिश है कि यहां की सरकार को पराजित कर हम हावी हो जाएं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से उसके रिश्ते हैं। आप जो हेरात जैसी जो शांत जगह थी, माना जाता था कि वो शांत है, वहां आपके दूतावास पर कब्जा करने की कोशिश हुई ताकि नवाज शरीफ और मोदी की मिलन न हो सके। वो एक बड़ी कोशिश चल रही है और पाकिस्तान में ये मालूम है इस समय कि तहरीके तालिबान से जब नवाज शरीफ ने बातचीत शुरू की, सेना ने उसका विरोध किया। तहरीके तालिबान 2 भागों में बढ़ चुकी है, एक है कि बात करें न करें। मेरा कंसर्न यहां है कि अभी आप सीज फायर से तो समस्या हो रही है, लेकिन वो तहरीके तालिबान और बाकी आतंकवादी वहां पंजाब हमारी सीमा तक पहुंच गए हैं, वहां पुलिस ट्रेनिंग कैंप से लेकर सेनाओं पर हमला कर रहे हैं। अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है कि पाकिस्तान से 50 लाख 1 करोड़ लोग भाग के आपकी और उस पोजीशन में आना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? सवाल तो यहां यह पोजीशन शुरू हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है वहां हमारी सेनाएं उनको जवाब दे रही है और सरकार को बिल्कुल कहना चाहिए कि अगर वो इधर आते हैं तुम भी घुस के मरो उनको, वो चलता रहेगा, उसमें हमको कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन बातचीत तो होगी। अब मूल बात यह है कि बातचीत क्या होती है। कांग्रेस के साथ था कि वो सॉफ्ट है। अगर नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए ये साफ रखते हैं कि या तो आप आतंकवाद पर, सीज फायर पर आप नियंत्रण करिए या फिर मेरे को कहिए, मैं आपके साथ खड़ा होकर नियंत्रण करता हूं, तो ऐसी बातचीत में मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर बातचीत में ये मुद्दे नहीं होते हैं तब सरकार को दोष दिया जा सकता है। बातचीत अगर खड़ी होती है, उसमें से कोई चीजें निकलती है, पाकिस्तान में भी शांति स्थिरता कायम में हमारी नहीं। एक और कंसर्न है, देखिए पाकिस्तान के सामने एक तीसरा कंसर्न है इस समय जिसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है, वो ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते बनने वाले हैं, खासकर इराक को लेकर के, कि वहां के शिया गवर्नमेंट को जो है सशक्त किया जाए। वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड मुद्दा है। तो इस समय आप पाकिस्तान को अगर बिल्कुल छोड़ते हैं तो भविष्य की स्ट्रेटेजिकली बहुत खतरनाक सिचुएशन इस पूरे साउथ एशिया में और थोड़ा सेंट्रल एशिया में होने जा रहा है। इसलिए हमारी सिचुएशन इस समय बहुत ही प्रिकैरियस है। हमको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना है उनकी सेना का, उनकी कट्टरपंथियों का, लेकिन पाकिस्तान के साथ बातचीत करते रहना है। लेकिन बातचीत बिल्कुल खड़ी और टू द पॉइंट होनी है। हम अभी कंपैक्ट जो कंपोजिट डायलॉग है वो शुरू करने नहीं जा रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। जो भी डायलॉग, क्या डायलॉग, जो सवाल आज कांग्रेस के नेताओं ने उठाया है, कुछ उस सवाल को आपको हम पहले दिखाते हैं कि राजीव शुक्ला ने और कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी ने क्या कहा है, उसको आपको दिखाते हैं। जब सरकार थी तो बहुत आफत हमारी किए रहते थे सीज फायर को उल्लंघन पे, हमसे कहते थे कि पाकिस्तान की तरफ देखो भी मत, उनकी तरफ जो है निगाह तक न डालो, और अब जो है बिल्कुल चुप हैं। ये तो प्रधानमंत्री को देखना है। उन्होंने बुलाया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को,
शॉल भी दी थी, शॉली भी थी। अब ये वो देखें कि पाकिस्तान के इस एटीट्यूड को वो क्या नाम देंगे। अटल जी गए थे लाहौर, तब कारगिल हो गया था। आज एक बार आपने फिर बुलाया है तो ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही। ये आलोक जी, आप कांग्रेस के दो नेता को सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है, जनादेश मिला है, मजबूत जनादेश मिला है, और मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत जनादेश के बीच में अगर ये सवाल, जो सवाल आज पूछे जा रहे हैं, इसका सरकार के पास क्या जवाब हो सकता है? देखिए, सीधी सी बात है, कांग्रेस का जिस तरीके से हाल है इस वक्त देश में, वो मुद्दों को खोज रही है। तो जहां नहीं मुद्दा मिले, कोई छोटा सा भी मिले, डूबते को तिनके का सहारा भला, उनको ये एक फायरिंग का इंसिडेंट मिल गया, इसी को बढ़ा चढ़ा के। पर मैंने जो कहा वो बात हमें समझने की है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी, हम जैसे कि अटल जी ने कहा था कि आप अपने जो ज्योग्राफी है वो बदल नहीं सकते, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो बातचीत तो आपको करनी है। जो आप पे हमला हो रहा है आप उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि किसी कैंप से आप पे हमला हो रहा है तो आप उस कैंप पे हमला कीजिए, लेकिन जो लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व हैं उनसे तो बातचीत करते रहिए। कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर आपने एक आतंकवादी के हमले के कारण पूरी सरकार से बातचीत बंद कर दी तो आतंकवादी तो अपने उद्देश्य में, अपने मुद्दे में सफल हो गया। और जहां तक सवाल ये अपोजिशन पार्टीज का है तो ये तो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है। उनको एक मुद्दा चाहिए, उनको एक मुद्दा मिल रहा है। तो जो भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण है किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो मोदी की सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो। कांग्रेस बातचीत का विरोध इस ढंग से नहीं कर सकती है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना कि बातचीत का मतलब ये नहीं है कि हम केवल दोस्ती ही चाहते हैं। बात आपकी साफ है, लेकिन जो सवाल के लिए दिलीप जी, बातचीत सीज फायर को कायम रखने के लिए भी हो सकती है ना, बातचीत आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी हो सकती है ना। बातचीत का मतलब ये थोड़े है कि हम केवल बैठ करके और वहां आप जो मुख्य चीजें अभी तक रही कि बातचीत और ये जो अघोषित युद्ध है ये साथ नहीं चल सकता। नहीं, बहुत कुछ अंतर आया है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत के कारण बिल्कुल संबंधों में बहुत कुछ अंतर आया है। तो और क्या है, भारत पाकिस्तान ने स्वयं अपने आतंकवादी संगठनों पर बैन लगाया है जो कि वो पहले नहीं था। मैं स्वीकार करते हैं कि अमेरिका के चलते गया है, पहले नहीं था। सुनिए ना, हमलावरों के खिलाफ मुकदमा वहां चला है जो पहले संभव नहीं था, भले ही वो कमजोर मुकदमा हो। हाफिज सईद को भले ही नजरबंद किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि बातचीत में कोई अंतर नहीं है। अवधेश जी, लश्कर तोयबा पे अगर बैन लगा है, हरकतुल अंसर पे अगर बैन लगा है, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे अगर बैन लगा है, वो भारत के चलते नहीं लगा है, वो अमेरिका के दबाव के चलते लगा है। अलग-अलग अमेरिका के दबाव के चलते लगा है। अमेरिका ने बाकायदा चेतावनी दी थी, अमेरिका ने बाकायदा चेतावनी दी थी सितंबर 11 के बाद। उसके बाद ही बैन लगा था। भारत के किसी भी पहल के चलते पाकिस्तान ने कभी किसी तरह का कदम नहीं उठाया। दाऊद इब्राहिम को आज तक पाकिस्तान ने नहीं सौंपा है, हाफिज अनवर को आज तक, हाफिज सईद को आज तक भारत के पास पाकिस्तान ने नहीं सौंपा है। ये जो 10 जो प्रोबेबल किसी को नहीं सौंपा गया है, तो इसलिए ये कह देना कि भारत के चलते पाकिस्तान ने पहल किया है वो सही नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जिसके कहने पे भी हुआ है, अगर ठीक हुआ है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहां पे ये देखना चाहिए कि आखिर हमारी और हिंदुस्तान की लड़ाई किस बात पे है। और ये बातचीत का ये भी एक हकीकत है कि आखिर ये बातचीत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक बातचीत की आड़ में जो है ना वो दोनों तरफ जो है ना लाशें बिखरेंगी और यहां गिरेंगी। मैं समझता हूं कि इसमें भी कोई हकीकत है इसमें कि अगर एक तरफ लाशें गिर रही हैं और दूसरी तरफ हम ये बातचीत जो है ना वो कर रहे हैं, तो जाहिर है इसमें दोनों तरफ के अवाम जो जनता है उसमें भी थोड़ी बहुत जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें पैदा होगी। शांति का क्या मतलब होता है? सवाल यही है। मैं समझता हूं कि अगर ये पोजीशन आज यहां पे बनी हुई है तो दिल्ली और इस्लामाबाद को फौरन इस पे बैठना चाहिए और फैसला कुन बात करना चाहिए कि भाई हम आपस में भाई भाई हैं और हमारे भाईचारे में अगर कोई भी खलल डालेगा वो आपका भी दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन है। शकील साहब, बात यहां पे मैं आपसे एक सवाल, पाकिस्तान एज ए स्टेट, एक राष्ट्र के रूप में, वहां एक चुनी हुई सरकार है, उनकी सेना है, उनकी आईएसआई एक एजेंसी है। अगर हम ये कहें कि ये आईएसआई और सेना और कुछ आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है ये उचित है। देखें, अगर आईएसआई हो
रहा हो, पाकिस्तान की फौज हो, हिंदुस्तान की फौज हो, तो ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं। तो इस कहीं ने वही एक मिनट में आ रहा हूं। इन तमाम चीजों में उलझने की बजाय इस टाइम पे चूंकि मसला बिल्कुल सर पे आया हुआ है और हम ये समझते हैं कि अगर इस चीज का हमें पायदार मजबूत हल ढूंढना है तो फौरन अगर मोदी साहब नवाज शरीफ को यहां पे दावत देते हैं कि आप आए और मेरे साथ बैठें, उसको दोनों तरफ अप्रिशिएट किया गया, उसके फौरन अचानक बाद ये मसला उठता है, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को और मोदी साहब को इस पे दोबारा बैठने में भी कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। और जितना ये लोग बैठेंगे मसले जो है ना वो हल होंगे। मैं फिर ये कहूंगा कि मोदी साहब और नवाज शरीफ बैठेंगे और फैसला कुन इस पे बात करें कि आपके और हमारे बीच में जो अमन का दुश्मन होगा वो आपका भी दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन है, वो न आपकी जनता का खैर ख्वाह। एक सरकार क्या अपनी सेना से लड़ सकती है? एक सरकार क्या अपने खुद की जो आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है उससे लड़ सकती है? तो ये कैसे, जब आईएसआई और सेना जहां पे इन्वॉल्व हो, अगर ये कोई ऐसा संगठन इन्वॉल्व होता जो आतंकवादी संगठन है तो फिर भी ये बात कही जा सकती थी। लेकिन जहां सेना सीधा सीधा इन्वॉल्व है सीमा पे, और उसके पीछे सीमा से अपनी सरकार से कैसे लड़ेगी वो सीमा पर? ये सवाल है। देखिए, आपके सवाल का मैं फिर यही जवाब दूंगा कि मोदी साहब को और नवाज शरीफ को इस टाइम पे इस क्रिटिकल सिचुएशन में बैठना होगा। जब तक ये दोनों बैठेंगे नहीं, अगर बात सिर्फ सेक्टरी लेवल पे, स्टैब्लिशमेंट लेवल पे आप लोग हल करोगे तो ये मसला हल होगा नहीं। ये पीएम टू पीएम का मसला है, ये दोनों आपस में बैठे इस मसले का हल निकल सकता है। पुष्पेंद्र, आपने तमाम बातें सुन ली है। ये जो स्थिति है इस वक्त, जो स्थिति है, रक्षा मंत्री अरुण जेटली कश्मीर जाने से एक दिन पहले जिस तरह से लगातार गोलीबारी होती है, जिस तरह से वहां एक जवान शहीद होता है, 3 घायल होते हैं, एक मेजर उसमें शामिल है, और जिस तरह से लगातार गोलीबारी अंधाधुंध हुआ है, वो जो स्थिति है उस बातचीत, शकील साहब कह रहे हैं कि ये समय यही है कि जब प्रधानमंत्री को बैठ के इसके बातचीत के जरिए इसको आगे ले जाना चाहिए। क्या ये दोनों देशों के जो आंतरिक स्थिति है उसको सूट करता है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि हमारी ख्वाहिश है ये कि दोस्ती होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन ख्वाहिश तो हमारी हो सकती है, लेकिन खबर हम नहीं बता सकते कि ये खबर भी है। खबर और ख्वाहिश में बड़ा फर्क होता है। नेक ख्वाहिश आते हैं शकील साहब की, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनको टेलीफोन करें, नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब यहाँ आ जाएं, ये वहाँ चले जाएं। ये भी ध्यान रखना चाहिए शकील भाई को कि हिंदुस्तान में 17 करोड़ लोगों के वोटों से जीतकर नरेंद्र मोदी आए हैं। नरेंद्र मोदी कोई डिक्टेटर नहीं है कि अपनी मर्जी से फोन करेंगे और चले जाएंगे कि मैं दोस्ती के लिए कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी को इस अवाम को जवाब देना है। मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब किसके प्रति जिम्मेदार हैं, किसके तय वो जवाब दे हैं, फौज के प्रति, आईएसआई के तहत, या वहां के अवाम के तहत। सवाल यह है कि जो बात बार बार शकील साहब कह रहे हैं कि जो इस अमन का दुश्मन है, जो इस खल्फशार की जड़ है, उसके खिलाफ हमें एक्शन करना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि मैं अवाम की तरफ से पूछ रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब अपनी फौज के खिलाफ, अपने आईएसआई के उस मेजर के खिलाफ जिसका नाम 2008 के मुंबई हमले में आया, पकड़ा गया, जो अमेरिका के अंदर वो हेडली ने कहा, उन सब के बारे में क्या पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई नई फौज है, कोई नए पुलिस है जिसकी वजह से वो जो आर्मी के लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा? अगर पाकिस्तान ये कहे कि उनके मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है दहशतगर्दों का है, जिसे वो कभी कभी अपनी फायदे, अपने प्रॉफिट, अपनी सुविधा के लिए कहते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो ये माने कि नॉन स्टेट एक्टर है, मगर सवाल ये है कि जो स्टेट एक्टर हैं वो नॉन स्टेट एक्टर के साथ मिले हुए हैं। मेरा कहना यह है कि उनको सफाया करना है। और जो बात इन्होंने रॉ और आईएसआई की बात की है शकील भाई, ये कंपैरिजन करने के लिए अच्छा लगता है कि आप अपनी जिस चीजों को आपने बोया है, जिन चीजों को आपने पैदा किया है, कि लंबे उसके बाद आप बार बार कहते हैं कि ये लोग, ज़ियाउल हक ने ये बताई है कि पूरी पाकिस्तान की आर्मी का इस्लामाइजेशन किस लिए किया था, कौन दहशतगर्द तंजीमों के लोग थे, कौन इंतहा पसंद लोग थे जिसमें आपने बड़ा, आपने तो अपनी धुनों के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ की धुनें बनाई हुई हैं। मेरा कहना यह है कि आपकी जो स्टेट है उसकी एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है टेररिज्म, और आप ये बताने में मैं समझता हूं शायद आप नहीं कह पाएंगे, पूरा मुल्क जानता है आपका कि आपकी आईएसआई का ये डॉटेड लाइन लिखी हुई है कि पाकिस्तान की हुकूमत कोई भी हो,
वो एक्स हो, वो इंतहा पसंद हो, वो दाएं बाजू की हो, वो बाएं बाजू की हो, वो सेंट्रिस्ट हो, सऊदी अरबिया, यूएसए और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वहां की जो जीती हुई हुकूमत होती है उसके हाथ में नहीं होती। उसके बारे में आईएएस और आर्मी के वगैरह वहां कोई बात नहीं बनती है। मेरा कहना यह है कि भारत के अंदर चाहे मनमोहन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, तमाम अवाम के इस गुस्से के बावजूद भी कि आपने 180 लोगों को मुंबई में मारा, 55,000 करोड़ की इकोनॉमी को धक्का दिया, पूरी हमारे यहां की जो इकोनॉमिक कैपिटल थी वो बैठ गई, उसके बावजूद, अवाम के प्रेशर के बावजूद हिंदुस्तान ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की, आपसे डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ी। आपको शायद और आपकी हुकूमत को और आपके यहां जो चलने वाली दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगता है कि भारत के अंदर हमेशा ही ऐसा रिस्पॉन्स होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने दुश्मन तलाशने होंगे। वो कौन लोग हैं जो आपकी कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो नवाज शरीफ की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं भारत के अंदर? नहीं, वो है या नहीं है? सवाल सक्षम नहीं है तो क्या होगा? वो मेरा सवाल नहीं है। नहीं, सवाल तो सोचना तो भाई, मैं कह रहा हूं वो तलाशे तो, लेकिन वो ये रोज कौन तलाश करेगा? इसको कौन तलाश करेगा? अगर तलाश कौन करेगा? इसको नियंत्रण कौन करेगा? सक्षम नहीं बात है, नहीं सुन रहे आप। अगर सक्षम नहीं है तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनको मानना चाहिए कि हम सक्षम नहीं है इस चीज के लिए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को सौंप दे, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी संयुक्त राष्ट्र को सौंप दे, बोले कि आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दत्ता साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब का बयान तो अवधेश जी को याद है, लेकिन पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी ने मुल्तान में जो स्पीच दी है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है, उसने 26/11 के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पीच देते हुए कहा कि हमने भारत की घुटनों पे दबा दिया 26/11 का सानिया करके। वो जिस सानिया को इंटरनेशनल फोरम पे ये कहते हैं कि ये गलत है, आलोक बंसल जी, अपने अवाम को भड़काने के लिए कहते हैं कि हमने ब्रेक पे हमें जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले ये स्टेट पॉलिसी को तय करना होगा, उनको अपने दुश्मन को मारना होगा, और भारत की सरजमी पे अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है तो यह भारत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन पर लगाम लगाए। सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उस पर आपको लगाम लगानी होगी, भारत की फौज को नहीं लगानी होगी। और जहां तक कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि हमारी फौज उनको काउंटर कर रही है, उनकी फौज हमें कर रही है, यह अच्छी बात है, फौज के लेवल पर होना चाहिए, लेकिन माफ कीजिएगा, यह सीज फायर वायलेशन 2 गोली चलेंगी, 6 चलेंगी, फिर यह 600 चलेंगी, यह एक्सकलेट होगा, यह कम नहीं होगा। लिहाजा सीज फायर वायलेशन को आप सिर्फ यह ना सोचे कि सीज फायर वायलेशन में हम भी जवाब दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, लेकिन जवाब की सिलसिला लंबा चला तो दूर हाथ निकल जाएगी बात आपसे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बात शुरू ना हो, इसलिए लगाम लगानी होगी। क्या पाकिस्तान की फौज भी हुकूमत के अंडर में नहीं है? क्या पाकिस्तान की फौज को कोई रोकने वाला नहीं है? तो फिर आप किस तरह से उम्मीद करते हैं कि भारत की फौज और भारत का आवाम और भारत की जमहूरियत जो है क्या रिस्पॉन्ड करे आपके साथ? जी, एक आलोक जी, आपसे बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे कि जो तमाम बातें हो रही है उसमें एक बात बहुत साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से ये डेमोन्स्ट्रेट करना, इस बात को सुनिश्चित करना कि जो ऐसे तत्व हैं जो शांति प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं किसी भी तरह का, उस पे हम लगाम लगाएंगे आंतरिक रूप से। इस चीज की कमी जहां, चाहे वो मुंबई हमले का हो, चाहे दाऊद इब्राहिम का हो, चाहे हाफिज सईद का हो, चाहे तमाम तरह की बातें, वहां से पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये चीज सुनिश्चित नहीं की जाती है, ये दिखता भी नहीं है एज अ मैटर ऑफ एक्शन कि हमने ये आपके लिए, आपने ये तमाम हमें साक्ष्य और सबूत दिए हैं, हमें लगता है कि ये चीजें इनमें से जायज हैं, ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। जब ये भी नहीं दिखता है, महज ये जो टोकनिज्म है कि आप सॉल दे दें, आप साड़ी दे दें, आप चले आए, आप सब जी, इस मामले में मेरा बहुत सीधा सा विचार है, और मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरकार के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो कर सके, तो आप खुद कीजिए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरकार के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर सके, तो आप खुद करिए। और अगर आपको लगता है हाफिज सईद को वो गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो आप खुद कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो जमातुल दवा के कैंप को बंद नहीं कर सकता, तो आप करिए, लेकिन बातचीत करते रहिए। मैं यही बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपको अगर किसी पे अटैक करना है तो आप एरियल बॉम्बिंग कर सकते हैं, यूएसबी ड्रोन अटैक करता है, अगर आपको लगता है मुरीद के पे हमला कर दीजिए। पहले इस चीज को कबूल तो जो लोग शांति चाहते हैं उन पे तो बातचीत करिए। शकील साहब भी बातचीत को, शकील साहब भी बातचीत को समर्थन कर रहे हैं, कबूल कर लेंगे। उस दिन मैं समझता हूं कि भारत की सरकार पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है उससे बातचीत करे, आईएसआई के जो चीफ है उससे बातचीत करें। नवाज शरीफ साहब से अगर नहीं हो पा रहा है, वहां के डेमोक्रेटिक सेटअप अगर नहीं कर रहा है, मैं सवाल इसको आगे ले चलता हूं। मैं एक आगे इससे आगे सवाल, अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, आलोक जी,
शकील साहब, एक इससे आगे का सवाल है, अगर मैं दोस्ती करना चाहता हूं, अगर मैं शांति बहाल करना चाहता हूं, कम से कम अगर मुझसे सारी चीजें नियंत्रित नहीं होती है तो कुछ चीजें हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि यस वी हैव द इंटेंशन टू टॉक, वी हैव द इंटेंशन फॉर पीस। शकील साहब कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा कदम लगातार, चाहे मुंबई हमले के बाद हो, चाहे कारगिल के बाद हो, कभी भी ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेट किया हो कि नहीं, ऐसा जेस्चर जिसको कहते हैं कि वो आगे या वो ऐसा नहीं किया, आप आगे आके देखिए हमने ये किया है, इससे हमारी सोच झलकती है। पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सरकार ये चाहती है। क्या ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन आपको याद है जिससे लगता है कि ये शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है? जी, सबसे पहले तो मैं पुष्पेंद्र साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना गुस्सा ठंडा करोगे तो हम दिल्ली का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। जी देखें, बात हो रही है बातचीत की। दिल्ली और इस्लामाबाद या दोनों देशों की सरकार या मोदी साहब और नवाज शरीफ मीडिया पे आकर जो है इस मसले का हल नहीं ढूंढ सकते और ना उन्हें करना चाहिए। मैं समझता हूं, फिर मैं उस तरफ आऊंगा कि मसले का हल बहुत आसान है। कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें ऐसे कोई गंभीर मसला नहीं है कि मसले का हल नहीं ढूंढा जा सकता है। मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा मोदी साहब से भी और नवाज शरीफ साहब से भी। ये आपका रिक्वेस्ट बिल्कुल जायज है। ये दोनों बैठेंगे और ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। जैसे पुष्पिन ने कहा, ये ख्वाहिश नहीं, ये इस वक्त की जरूरत है। चलिए ये भी मान लिया। हिंदुस्तान, भारत, मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान के तरफ से ऐसी कोई पहल, कोई ऐसा इनिशिएटिव, कोई ऐसी चीज आपको याद है जिससे कि आवाम को हिंदुस्तान में भी लगे कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ से भी ये जेस्चर है, ये चीज कहीं आपको आपके ऊपर हमले हों, आपके ऊपर लोग मारे जाएं, सीमा पे गोलीबारी हो, लोग शहीद हों, सर काट के, कहीं पे तो पाकिस्तान के तरफ से एक कहीं से संकेत तो मिले कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ से भी ये आपके लिए हम करना चाहते हैं। ये चीज आपको क्यों नहीं दिखता है? ये सवाल है। देखिए, सवाल आपका वही है। फिर मैं ये कहता हूं कि इसी सवाल में आपका जवाब पड़ा हुआ है। देखिए, जवाब इसका फिर बहुत सिंपल है। ये जो गिले शिकवे हैं, ये गिले शिकवे नहीं है। शकील भाई, मैं सवाल को रिफ्रेम कर रहा हूं। मैं सवाल वही है, आप सुनेंगे तो आप समझेंगे। नहीं, मैं सवाल को रिफ्रेम कर रहा हूं। शकील भाई, आपने तय कर लिया है, आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होगा, वो बिल्कुल जेन्युइन होगा। मैं फिर ये कहूंगा कि आपके और मेरे इस बात को मानने से मसले का हल नजर नहीं आएगा जब तक दिल्ली और इस्लामाबाद संजीदगी से बैठेंगे नहीं। मैं संजीदगी की मिसाल दे रहा हूं। एक मिनट, जो बात आप कह रहे हैं वो हमारे हिंदुस्तान में भी आवाम भी मान रहा है। मैं संजीदगी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने जो उनकी इमेज है उसके बरखिलाफ पूरे अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर और अपनी पार्टी को एक अचंभे में डाला कि जिस वक्त सार्क लोगों को बुलाया और नवाज शरीफ साहब आए, उनसे मुलाकात हुई। यहां पे लोगों ने यहां तक बताया कि 26 सेकंड तक एक दूसरे ने हाथ मिलाया। 26 मई को 26 सेकंड तक हाथ मिलाया, पूरे दुनिया ने देखा, तमाम शॉल गए, सब बात हुई। कोई किसी तरीके से उनकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं थी मेरे भाई। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बैठना चाहिए, नवाज शरीफ को बैठना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब वहां गए, तमाम बातें हुई, फिर वहां से साड़ी भी आई, खत किताबत भी हुई। लेकिन ये बॉर्डर पे और जम्मू कश्मीर के पुंछ के अंदर तारकुंडी में आईडी ब्लास्ट में जो जवान मारे गए वो हमने मारे क्या? आप हमसे वही बात कह रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि लाहौर और कश्मीर और पाकिस्तान इनको बैठा है, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? नवाज शरीफ को बुलाया, सब कुछ बात हुई, आपने हमें रिस्पॉन्स क्या किया? हम खत भेज रहे हैं। ये सवाल, यही सवाल आलोक जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आलोक जी, लोग आज सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या, ऐसी कौन सी पहल की जिससे आपको लगता है कि नहीं, बातचीत जारी रखना चाहिए? देखिए दिलीप जी, शांति के लिए बातचीत, मैंने शांति के लिए बातचीत नहीं कहा, मैंने सिर्फ बातचीत कहा। बातचीत जारी रहनी चाहिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए बातचीत चली चाहिए, क्योंकि आपकी दुश्मनी चाहे जो भी हो पाकिस्तान के आवाम से नहीं है, पाकिस्तान की उन तंजीमों से है, पाकिस्तान की हुकूमत के उन अंगों से है जो आपके खिलाफ है। अगर आपको कमजोर करना है तो आईएसआई को कमजोर करना है, आपको अगर कमजोर करना है तो उनकी फौज को कमजोर करना है, आपको अगर उनको कमजोर करना है तो लश्कर तौयबा और कट्टरपंथी ताकतों को कमजोर करना है। और उनको कमजोर करने का एक बहुत बड़ा हथियार है कि वहां के आवाम को यह लगना चाहिए कि हिंदुस्तान उनका दुश्मन नहीं है, और यह लगने के लिए यह आवश्यक है कि आप उनसे बातचीत करते रहें। अगर आप भी यहां पे वॉर ड्रम्स बीट करेंगे तो यही ताकतें जिनको आप कमजोर करना चाहते हैं वो और स्ट्रांग होती चली जाएंगी, क्योंकि वो भी आपके खिलाफ यही आप बात करेंगे। आप ये कहते हैं अवधेश जी और आलोक जी कि जो 26/11 में हुए, जो लोग मारे गए, जो लोग शहीद हुए, जो बॉर्डर पे हुए, इन चीजों को से जो हमें कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई तो हम करें,
लेकिन बातचीत भी करते रहे। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि अगर आपको 26/11 के बाद अगर हमला करना था तो मुरीद के में हमला कर सकते थे, मतलब लेकिन बातचीत वहां का जो आवाम है उसको आप कोई ट्रेड और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन में कोई बुराई नहीं है। अभी कंपोजिट डायलॉग नहीं शुरू कर रहे हैं। हमारी बातचीत इस पर होगी कि सीज फायर कैसे रुके। हमारी बातचीत इस पर हो सकती है कि भाई आपके यहां से आतंकवाद का इस ओर एक्सपोर्ट कैसे रुके। हमारी बातचीत इस पर होगी कि अफगानिस्तान में आपके यहां से आके जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। वो बातचीत अभी केवल इस विषय पर होगी। बातचीत का मतलब है नहीं कि हम कंपोजिट डायलॉग शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं सीज फायर को, मैं इतना बड़ा मसला अभी नहीं मान रहा हूं। मसला आप किसको मानते हैं? फिर तो मसला ही कोई नहीं है। माने जब 71 की नहीं होने वाली है, अरे नहीं होने वाली है 71 की एस्केलेट होने का कोई कारण नहीं है। पुष्पेंद्र जी, आलोक जी, हमें उस सीमा तक जाने का कोई अर्थ नहीं है कि 71 की तरह युद्ध हो जाएगा। शुरुआत वहीं से होती है, शुरुआत वहीं से होती है, सीमा से शुरुआत होती है और बम आके गिरता है पार्लियामेंट में। ये जंग का पार्लियामेंट में आके बम गिरता है। फिर जी या तो आप युद्ध करेंगे क्या? ये युद्ध तो हम तो रोजाना आप युद्ध करेंगे नहीं, बातचीत करेंगे नहीं तो करेंगे क्या? ये युद्ध हम रोजाना देखते हैं। बातचीत तो अमेरिका भी वाघा बॉर्डर पे रोजाना 4 और 5 बजे के बीच पाकिस्तान को जो तमाशा वहां पे होता है, जो दोनों तरफ के जो जवान होते हैं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ये तमाशा जो दुनिया को दिखाया जाता है। आप मुझे बताएं कि किस सिविलाइज कौमों में या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा वो कौन से ममालिक हैं जिनके बॉर्डर पे ये तमाशा दिखाया जाता है? देखें एक मिनट, पुष्पिन आप सुने। ये वो चीजें हैं कि जो आपकी जनरेशन होती है, जो आपकी आने वाली जनरेशन होती है, ये उसको भड़काने के लिए एक किस्म का सबक उनको सिखाया जाता है। ये तो देखें रोजे अव्वल से यही कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन। भारत में नहीं कहा जाता, आपके किताबों में पढ़ाया जाता है। शकील साहब, आपके किताबों में पढ़ाया जाता है, भारत की किताबों में कहीं पर भी लिखा हुआ है। मैं ये समझता हूं, शकील साहब, जो आपकी इक्वेट करने की आदत है कि आप अपनी गंदगी से हमारी गंदगी को इक्वेट करने लगते हैं। हमारे यहाँ कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है। हमने कभी नहीं कहा पाकिस्तान यहाँ पे हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, वहां पे हो रहा है वो भी गलत। हमारे देश के इतिहास के पन्नों पे या फिर हिस्ट्री बुक्स में पाकिस्तान की किताबों में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? आपके हिस्ट्री में हर जगह पे बहुत जल्दी करते हैं कि हिंदुस्तान में भी तंजीमें ऐसी हैं, भारत में कोई तंजीम नहीं है। भारत की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, भारत के सिलेबस में नहीं है। क्या हम ये कर सकते हैं कि वाघा बॉर्डर पे और अटारी पे रोजाना 4 बजे जो तमाशा होता है उसको हम शकील साहब, आप दोनों तरफ की मीडिया में ये करेज होनी चाहिए कि उस चीज को पाकिस्तान की तरफ से जब हंसने लगते हैं तो आप लोग बिल्कुल गैर इशू को, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको पूरे मुल्क को नहीं पता। आप कहते हैं बैठने की बात, इंदिरा गांधी, जुल्फिकार भुट्टो भी बैठे थे। मेरा सवाल यह है कि आप बार बार ये कहते हैं, हम तो एक मोस्ट वांटेड की लिस्ट देते थे आपको आज से 5-10 साल पहले, हमने मोस्ट वांटेड की लिस्ट देना बंद कर दिया तो आपने उसको हमारी कमजोरी समझ लिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके अपने पीओको में मुजफ्फराबाद में जो कैंप चल रहे हैं, क्या उसको आप डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं? क्या आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम मुरीद को डिस्ट्रॉय करें? आप हमसे उम्मीद क्या करते हैं, चाहते क्या है? और बार बार आप जो इक्वेट करते हैं भारत और पाकिस्तान को कि भारत में भी तंजीमें हैं, बताएं भारत में कौन सी तंजीम है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर रखा हो? किसने कौन सी तंजीम है भारत पाकिस्तान के अंदर जिसने लाहौर में बम धमाका किया हो? और बताएं पाकिस्तान भारत के अंदर कौन सी किताब में लिखा हो? अगर हमारा रवैया मीडिया पे इस किस्म के एग्रेसिव का होगा तो हमें किसी तंजीम की जरूरत नहीं है। नहीं, आप चाहते हैं कि हमारी बातें करते रहें और आपके हस्लों आपकी तमाम मुनाफिकत को हम मान लें, आपकी मुनाफिकत को नहीं मानेंगे हम ये नहीं चाहते। शकील साहब, ये बात सत्य है कि भारत में, ये मैं जो बोल रहा हूं शकील साहब, ये मैंने ये तंजीम नहीं है, ये भी सच है। हमारे यहाँ की किताबों में कभी पाकिस्तान के खिलाफ गिरना नहीं पढ़ाया जाता है। आपके यहाँ भारत को एक पैदाइशी दुश्मन के रूप में हिंदू कहते हैं, आप हिंदुओं का दुश्मन बताते हैं। सीमा पर जो हो रहा है वो इतना बड़ा मसला हमारे लिए वो रोक देंगे उसको, मैं आज कल रोक देंगे उसको, समस्या नहीं है। पुरसुकून हूं, सब मेरे भाई हैं। अगर नहीं, ये लेने में अच्छा है,
लोगों ने, लेकिन वो तो खान अब्दुल गफ्फार खान भी कह रहे थे, निकाल दीजिए कि भारत और पाकिस्तान के आने वाले लंबे वक्त तक कोई नॉर्मल रिलेशन होने जा रहा है, इसको मैं मानता ही नहीं हूँ। वो हो भी कोई नहीं अमन और चैन होना है वो संभव ही अभी नहीं है, वो उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मेरा सवाल कुछ और, केवल इतना ही है ना, केवल इतना ही है, लेकिन हमारा समय खत्म हो गया है, सवाल बहुत सारे हैं, समय खत्म हो गया। दिलीप, शकील भाई उस सरजमीन से आते हैं जहां से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सरहदी गांधी का, जिसमें भारत को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, और उसी पाकिस्तान ने उनकी टू नेशन थ्योरी का विरोध करने के चलते एक गद्दार का खिताब दिया। आप हमसे कह रहे हैं कि हम बड़े हो? हमने क्या जवाब किया खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ? भारत रत्न दिया उनको। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न नहीं दिया गया है, और पाकिस्तान ने क्योंकि उन्होंने उनका विरोध किया, उनको कहा कि ये गद्दार हैं, ये उस सरजमीन से आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जाते जाते शकील साहब की बात सुनते हैं, और जाते जाते फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा हिंदुस्तान सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से, कि मिल बैठने की अब भी जरूरत है, फिर भी जरूरत पड़ेगी, फिर भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अमन के लिए जो कुर्बानियां हमें देनी पड़ेंगी वो करेंगे, और अमन के बीच का जो दुश्मन होगा वो इधर से भी हमें निकालना होगा, उधर से भी निकालना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन सवाल है जहां है वहां से पहले उस पर नियंत्रण करना होगा। फिलहाल आप पाकिस्तान से आए शकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दत्ता साहब, आलोक बंसल जी, अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।